नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है पीएसपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम सीईटी एग्ज़ाम से संबंधित राजस्थान के इतिहास के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था? आप लोग सब जानते ही हैं कि राजस्थान जो शब्द है वो 26 जनवरी 1950 मान्यता मिली थी, लेकिन उससे पहले राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द, राजस्थान आदित्य शब्द, या हम कहें राजपूताना या रायथान शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो इन्हीं में से एक शब्द है राजपूताना शब्द, और काफी बार इसको लेकर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो राजपूताना शब्द है ये सर्वप्रथम किसने प्रयोग में लिया था। तो यहाँ पर अपने को दो बातें याद रखनी है कि राजपूताना जो शब्द है वो एक बार तो मौखिक रूप से प्रयोग में लिया गया था, और जो दूसरी बार है वो लिखित रूप से प्रयोग किया गया था। तो हमें इन दोनों बातों को समझना है कि जो राजपूताना शब्द है इसका प्रयोग सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा सर्वप्रथम मौखिक रूप से किया गया था। तो अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो राजपूताना शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है कब व किसने किया, तो सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया। लेकिन वहीं अगर अपन बात करें इसका लिखित रूप से प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखना इन्हीं के एक मित्र थे विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी और उस पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में सन 1805 में लिखित रूप से इनके द्वारा राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दो क्वेश्चन, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग तो किसके द्वारा, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा, और मौखिक रूप से किसके द्वारा, तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो देखिए चौहानों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत थे। इन मतों की अगर अपन बात करें, जैसे अग्निकुंडीय सिद्धांत था, किसके द्वारा दिया गया, या वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इनको किसने कहा है, किसी ने सूर्यवंशी कहा है, किसी ने चंद्रवंशी कहा है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना किसने माना है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी.आर. भंडारकर, जो चौहानों को ब्राह्मण वंश से मानते हैं। वहीं अगर हम बात करें वत्स गोत्र ब्राह्मण, वत्स गोत्र ब्राह्मण, तो इसकी जो चर्चा की गई है वो बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख जो भीलवाड़ा में स्थित है, जिसमें राजस्थान के विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम मिलते हैं, इस शिलालेख में इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया है। वहीं अगर हम बात करें अग्निकुंडीय सिद्धांत, चंद्रबरदाई के जो ग्रंथ है उसके अंदर दिया गया पृथ्वीराज रासो, जिसमें ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू में जो अग्नि यज्ञ किया था, इस यज्ञ से 4 वीर संतान, 4 वीर जातियां प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान ये उत्पन्न हुए थे, और वहीं से चौहानों की उत्पत्ति मानी गई है। तो अलग अलग विद्वानों ने चौहानों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत दिए हैं। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो भंडारकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो जब हम अजमेरों का इतिहास शुरू करते हैं या चौहानों का इतिहास शुरू करते हैं, तब हम बात करते हैं कि चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा की गई। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा की गई, और यह स्थापना जो की गई थी वो सांबर सपाद लक्ष्य के आसपास, और इसकी जो राजधानी थी वो अही छत्रपुर। राजधानी किसको बनाया? अही छत्रपुर को राजधानी बनाया था। अही छत्रपुर जिसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है। तो चौहानों का जो आरंभिक क्षेत्र था वो सपाद लक्ष्य या सांबर के आसपास था, और राजधानी क्या थी? अही छत्रपुर। तो चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी है वो अही छत्रपुर। अजमेर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की जो राजधानी है, तो इसमें देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो क्षेत्र था तो वो तो सांबर वाला जो क्षेत्र था, और राजधानी किसको बनाया था? अही छत्रपुर, नागौर को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो अही छत्रपुर, और अजमेर से पहले जो चौहान बसे थे वो कहां पर बसे थे? वो सांबर वाले क्षेत्र में बसे थे। नेक्स्ट, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो आपको विदित भी होगा कि अजय राज द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, और इसी अजमेर को इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। अजय मेरू दुर्ग, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, या इसका जो वर्तमान नाम है तारागढ़ नाम,
पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम पड़ा। तो ये सब जो है ये स्थापना किसके द्वारा, राजधानी अजय राज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो अजमेर के चौहानों का, या हम कहें चौहानों का स्वर्ण काल किसका काल रहा था? तो ये विग्रहराज चतुर्थ का स्वर्ण काल रहा था। विग्रहराज स्वयं भी कवि थे, हरि के लिए नाटक लिखा था इन्होंने। कवि बांधव या कटिबंधु की इनको उपाधि दी गई है। तो कटिबंधु के नाम से विग्रहराज चतुर्थ प्रसिद्ध हुए, और चौहानों का स्वर्ण काल भी किसका काल रहा है? विग्रहराज चतुर्थ का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया क्योंकि? देखो वैसे तो कई कारण थे कि जो रणथंबोर था इसका स्पेशल महत्व था। इसके अलावा अपन बात करें सामरिक महत्व था, या अलाउद्दीन महत्वाकांक्षी शासक था जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। साथ ही हम बात करें कि जो रणथंबोर रियासत प्राप्त हुई थी, या जो रणथंबोर रियासत दी गई थी गुलामों के द्वारा या गुलाम वंश के द्वारा, तो वो इसी शर्त पे दी गई थी कि रणथंबोर के जितने भी शासक होंगे वो दिल्ली रियासत को टैक्स चुकाएंगे। लेकिन हमीर के समय ये टैक्स देने से भी इनकार कर दिया गया था। और जो तत्कालीन कारण था वो था कि अलाउद्दीन के जो विद्रोही थे मोहम्मद शाह और केबरू, इनको हमीर ने शरण दे रखी थी। तो यहां पर अगर अपन बात करें राणा की सेना सुदृढ़ थी, सुल्तान ने विद्रोहियों को शरण दे रखी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तान ने विद्रोहियों को शरण दे रखी थी। तो अलाउद्दीन का जो आक्रमण का तत्कालीन कारण था वो था शरण देना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1299 में रणथंबोर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया? तो देखिए सीटी की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत से एग्जामों में इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। यहां अगर अपन बात करें जो हिंदूवाद का युद्ध हुआ था उसमें अलाउद्दीन के दो सेनापति आए थे, उलुग खां और नुसरत खां। हालांकि अल्प खां भी आया था। मुख्य रूप से अगर बात करें तो उलुग खां और नुसरत खां आया था। और वहीं रणथंबोर का इस समय शासक था हमीर देव चौहान। तो उनके साथ उनकी तरफ से भीम सिंह और धर्म सिंह, दो सेना नायक आए थे, भीम सिंह और धर्म सिंह। तो यहां ध्यान रखना है कि इस हमले के अंदर अलाउद्दीन का तो सेनापति नुसरत खां मारा गया था, और वहीं अगर अपन बात करें हमीर का जो सेनापति है वो भीम सिंह इस हमले में मारा गया था। तो दोनों के नाम याद रखने हैं कि नुसरत खां और उधर कौन मारा गया था? भीम सिंह। नेक्स्ट अपन बात करें रणथंबोर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि नुसरत खां तो वैसे मारा गया था और उलग खां यहां पर जीवित बचा था। तो ये जो दुर्ग का कार्यभार है ये उलग खां को सौंप दिया था और स्वयं दिल्ली लौट गया था। नेक्स्ट अलाउद्दीन के समय का ही एक क्वेश्चन और, या हम कहें कि जैसे पूछता है कि रणथंबोर का प्रतापी शासक कौन था? तो हमीर देव चौहान। तो इसी तरीके से जालोर का प्रतापी शासक कौन था? तो कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान कहां का शासक था? तो ये जालोर का शासक था, जालोर का प्रतापी शासक था। जालोर के चौहान वंश की स्थापना आप लोगों को याद ही होगा किसके द्वारा की गई? कीर्तिपाल के द्वारा की गई थी। जालोर के चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो इसका भी वही आंसर होगा। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो कानड़ देव था। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? कानड़ देव। और इसी समय अगर बात करें सिवाना दुर्ग का, तो सिवाना का जो शासक था वो राव सातल देव था, कानड़ देव का भतीजा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हम बात करें राजस्थान के जो शुरुआती साके हुए हैं वो सब अलाउद्दीन के समय हुए हैं या अलाउद्दीन के कारण ही हुए हैं। और जो शुरुआती जो 4 आक्रमण थे, जैसे ये शासक बना 1296 ईस्वी में, और उसने सबसे पहले रणथंबोर के ऊपर आक्रमण किया। इसके बाद हम बात करते हैं 1303 में ये चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, 1308 में सिवाना पर आक्रमण करता है और 1311 में जालोर के ऊपर आक्रमण करता है। तो जैसा हम लोग पढ़ते भी हैं कि पहला साका कंप्लीट हुआ था, राजस्थान का दूसरा साका 1302 ईस्वी चित्तौड़, ये सिवाना का साका 1308, ये सॉरी 3 करना है इसको, 1303 ईस्वी में, ये 1308 ईस्वी में, और जालोर का जो साका है वो 1311 ईस्वी में। क्योंकि जालोर दुर्ग को जीतने के लिए सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ता है, इसलिए जालोर दुर्ग की कुंजी और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के नाम से प्रसिद्ध है सिवाना दुर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखें तो 1, 3, 4 और 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 और 2। इस तरीके के क्वेश्चन हल करने के लिए हमें सभी ऑप्शन पता होंगे
या सही कालक्रम होगा तो ही हम इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो कोटा राज्य का जो संस्थापक था वो राव माधो सिंह। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? राव माधो सिंह। और फिर सलीम सिंह के समय जो झालावाड़ रियासत की स्थापना हुई थी कोटा से अलग होकर। नेक्स्ट, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? एक अलग क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। तो ये बूंदी के उम्मेद सिंह के जो शासक थे उनके घोड़े का नाम था हुंजा, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। ये क्या कहना चाह रहा है कि राजस्थान में जो राज्यपाल का पद है वो पहले राज प्रमुख का पद हुआ करता था। 7वां संविधान संशोधन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1956 और इसके अंदर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद प्रारंभ हुआ। इसके तहत ही जो गुरुमुख निहाल सिंह है, गुरुमुख निहाल सिंह, ये राजस्थान के पहले राज्यपाल, गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने। तो क्वेश्चन देखो आगे क्या कहना चाह रहा है कि 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? तो देखिए या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता था कि वृहत राजस्थान राज्य का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो देखो पहले चरण का तो मत्स्य, दूसरे का राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, तीसरे का संयुक्त और चौथा चरण था इसका नाम था वृहत राजस्थान। तो चौथे चरण के जो राज प्रमुख थे वो जयपुर के शासक सवाई मानसिंह द्वितीय। जयपुर के शासक कौन थे? सवाई मानसिंह द्वितीय। तो मानसिंह द्वितीय वृहत राजस्थान के राज प्रमुख थे और आजीवन यहां पर राज प्रमुख भी रहे हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख या महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? तो अभी अपन ने बात की थी जो तीसरा चरण था इसका क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। पहले का मत्स्य, दूसरे का पूर्व, तीसरे का संयुक्त और चौथे का वृहत, पांचवे का संयुक्त वृहत, छठे का राजस्थान और सातवें का भी फिर राजस्थान। तो यहां अगर अपन बात करें संयुक्त राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन रहे हैं तो उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह को, या राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख कौन है? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। वृहत राजस्थान राज्य के समय इसकी राजधानी क्या थी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चौथे चरण में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासत, 4 रियासतों को शामिल किया गया था। तो जयपुर रियासत को इसकी राजधानी बनाया गया था। और आप लोगों को यहां पर एक समिति भी ध्यान रखनी है कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वही एकीकरण से संबंधित। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर और धौलपुर रियासतों की जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। हमें ज्ञात है कि राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर की जनता यूपी में मिलना चाहती थी और इसके लिए वीपी मेनन ने शंकर देव राय के निर्देशन में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की सिफारिश पर इन्हें भाषा के आधार पर फिर राजस्थान में ही शामिल किया गया था। तो इसके 2 सदस्य थे, आर के सिद्धावा और प्रभुदयाल। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया है यहाँ पर कि कितने सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था? तो ये ध्यान रखना है हमें, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। तो एकीकरण के समय राय जानने के लिए शंकर देव राय समिति और इसके 2 सदस्य आर के सिद्धावा और प्रभुदयाल। तो इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है? यहाँ कौन सम्मिलित नहीं था? कौन सम्मिलित नहीं था? तो ये कौन सम्मिलित नहीं था? एम.एस. जैन सम्मिलित नहीं थे। और आजादी के समय नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का राज्य था? तो हमें ध्यान रखना है उस समय 3 श्रेणियां हुआ करती थी, ए, बी और सी। तो जो ए श्रेणी थी उसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे वे सम्मिलित थे। बी श्रेणी के अंदर देशी रियासतें जिनमें राजाओं का शासन हुआ करता था और सी श्रेणी के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो देशी रियासतें यानी कि बी श्रेणी का राज्य, या हम कह सकते हैं द्वितीय श्रेणी का राज्य था राजस्थान। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा भी था, लेकिन पूर्ण रूप से अगर राजस्थान की बात करें तो 19 क्या थी? रियासतें। तो बी श्रेणी का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये अभी मैंने वीडियो के अंदर पिछले क्वेश्चन में बताया भी है कि राजस्थान के पहले जो राज्यपाल बने वो गुरुमुख निहाल सिंह बने। ये भी बाकी राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, लेकिन जो पहले राज्यपाल रहे हैं वो गुरुमुख निहाल सिंह। वर्तमान राज्यपाल भी याद करके जाना है, करंट के हिसाब से हरिभाऊ वागड़े जो राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल हैं।
टाटगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? देखो वैसे तो देखा जाए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि टाटगढ़ जहां एक अभ्यारण्य भी है रावली टाटगढ़, राजस्थान का एक खंडित जिला भी है, लेकिन खंडित जिला किसका भाग है? तो हमें यह याद रखना है कि ये जो खंडित जिला है ये अजमेर का भाग है। तो अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान के 7वें चरण में सम्मिलित किया गया था और 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ। 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ, 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ। तो टाटगढ़ जो है वो राजस्थान के एकीकरण में 7वें चरण में 1956 में सम्मिलित हुआ। नेक्स्ट, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां पर मुख्यमंत्री कौन था? देखिए, अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश था, इसलिए वहां की शासन व्यवस्था भी अलग थी और वहां पर प्रधानमंत्री का पद न होकर मुख्यमंत्री का पद हुआ करता था। और ये मुख्यमंत्री जो थे वो हरिभाऊ उपाध्याय थे, ये ध्यान रखना है। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ये हरविलास शारदा, जिनके नाम से शारदा एक्ट आया बाल विवाह के ऊपर रोक लगाने के लिए। हरिभाऊ उपाध्याय की अगर अपन बात करें तो इन्हें राजस्थान का दास साहब कहा जाता है, इन्हें राजस्थान का दास साहब कहा जाता है। अजमेर का शासन चलाने के लिए एक चीज ध्यान रखना कि 30 सदस्यों की एक धार सभा हुआ करती थी, 30 सदस्यों की एक धार सभा हुआ करती थी और उसके मुख्यमंत्री या उसके मुखिया कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? बहुत इजी क्वेश्चन है और जो सीईटी है उस एग्जाम की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राचीन और आधुनिक राजस्थान कंप्लीट है, मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्थाएं विभिन्न राजाओं का इसमें पूछा गया है। तो लगभग सभी क्वेश्चन जो पहले के एग्जामों में आए हुए हैं वो सीईटी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। या हम बात करें कि पिछले एग्जामों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें चलती हैं राजस्थान अध्ययन की 9th और 10th में, इसके अलावा जो एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं 6th to 12th, उन किताबों से पूरा पेपर बेस के आधार पर लिया गया था। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान भी रखना कि एक तो जो पहले क्वेश्चन आए हैं वो, और प्लस इन किताबों को आधार मानकर अपने को सीईटी 12th लेवल की तैयारी करनी है। तो यहां पर अगर बात करें राजस्थान के एकीकरण में प्रक्रिया कुल कितना समय लगा, तो 8 वर्ष 7 माह और कितना दिन? 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 को एकीकरण कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करें, ये सभ्यताओं से क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो अगर हम बात करें कालीबंगा सभ्यता काफी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार अर्थ पूछता है कालीबंगा का क्या अर्थ है, तो काले रंग की चूड़ियां हैं, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी को मृत नाली पाट नदी कहा जाता है क्योंकि ये हनुमानगढ़ तक आते आते एक नाली के रूप में बहना शुरू कर देती है। और इसी नदी के किनारे किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। तो हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय से किस दिशा में है? तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अलग हटके क्वेश्चन है। किस दिशा में स्थित है? ये दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। वहीं दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो इसका भी जो आंसर है वो कालीबंगा सभ्यता से। 5 स्थलों पर खनन हुआ है कालीबंगा सभ्यता का, जिसमें अग्नि वेदिकाएं, यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, आंशिक सौदा, पूर्ण सौदा के प्रमाण, जुते हुए खेत मिले हैं, व्याघ्र की मुद्रा, उस्तरा, या हम कहें नगरीय सभ्यता थी जहां विश्व में एकमात्र लकड़ी की बनी हुई नालियों के प्रमाण मिलते हैं, सड़कें समकोण पर काटती थी, जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति, चेक्सफोर्ड पद्धति, शांति प्रिय लोग थे। तो ये कालीबंगा सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं। नेक्स्ट अपन बात करें धूलकोट कहां स्थित है, तो आप लोग जानते भी होंगे कि, या हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है, तो वो धूलकोट है। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो धूलकोट कहां स्थित है? आहड़ सभ्यता में। इसे मृतकों का टीला, 8 बार उजड़ने, 8 बार बसने के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है, एचडी सांकलिया का। और आहड़ सभ्यता है जो आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई है। ये आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरती है, इसके बाद इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है, जिसके किनारे चित्तौड़ स्थित है। बेड़च नदी आगे जाके बनास नदी में मिल जाती है और इसी कारण आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। जो सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2010 थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बनास संस्कृति के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है, तो वो कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है दोस्तों? वो आहड़ सभ्यता प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित? बिल्कुल वही क्वेश्चन
किससे संबंधित है? आहड़ सभ्यता से संबंधित है। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जानते हैं? तो ताम्र संचयी के नाम से तो या आहड़ को जानते हैं। और जो ताम्र जननी है, ये ध्यान रखना, ताम्र जननी सभ्यता के नाम से किसको जानते हैं? तो गणेश्वर है। और ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो आहड़ सभ्यता को। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ताम्र जननी सभ्यता गणेश्वर जो नीम का थाना जिले में है, और आहड़ सभ्यता जो उदयपुर में है, ये ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही प्राचीन गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता पहले नीम का थाना तहसील हुआ करती थी सीकर जिले की, लेकिन वर्तमान में नीम का थाना एक खुद जिला बन गया है। तो गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में कहां पर स्थित है? नीम का थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित ने किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका निभाई? तो ये बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता ध्यान रखना वर्तमान में बहरोड कोटपुतली, जयपुर जिले से नहीं, राजस्थान का नया जिला बहरोड कोटपुतली यहां पर स्थित है। यहां पर राजस्थान में पहले बौद्ध प्रमाण के अवशेष मिले, पंचमार्का मुद्राएं मिली, आहत मुद्राएं मिली, अशोक या बौद्ध धर्म के प्रमाण मिले, पहली ज्ञात प्रतिमा मिली। तो दयाराम साहनी, नीलरत्न और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा इसकी उत्खनन कार्य। नेक्स्ट, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो इजी क्वेश्चन है, ये कैप्टन बर्ट ने खोजा था। 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो ये शिलालेख कैप्टन बर्ट ने खोजा था, जो वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में संरक्षित है। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम आगे के क्वेश्चनों के ऊपर, और आपके सीईटी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।